अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्मार्ट स्टडी हब। और आज हम करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इससे शायद डर लगता है, उन्होंने अपने सीनियर से सुना है ये बहुत टफ है। लेकिन क्या आपको पता है जितना ये लंबा है उतना ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। हम इसे बहुत इन्जॉय करके ही लर्न करेंगे। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? ये हमारी बॉडी में हुए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुए बेसिक प्रोसेसेस है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। बेसिक प्रोसेसेस यानी कि अगर ये नहीं होंगे तो बॉडी चल ही नहीं सकती, हम लोग ज़िंदा रह ही नहीं सकते, लाइफ मेंटेन हो ही नहीं सकती। ऑब्टेन एनर्जी, ग्रो, रिपेयर, इन सब के लिए ये ज़रूरत होती है। अब क्या क्या है? न्यूट्रिशन है, respiration है, transportation and excretion, the process by which organisms obtain and utilize food for energy, growth and repair. फूड obtain कर रहे हैं किस लिए? ताकि एनर्जी मिले, ग्रोथ हो या रिपेयर हो। respiration, the process of breaking down food to release energy, ठीक है, जो कि 7th में भी पढ़ा है और रिसेंटली मैंने भी 7th के रेस्पिरेशन का चैप्टर फुली अपलोड किया हुआ है, तो मुझे पता है ये 7th में पढ़ते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को भूल गया हो, तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसे प्रॉपर्ली कवर करेंगे। नाउ हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज बन गया या जो भी ग्लूकोज जो बना उसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं और फिर उसकी वजह से एनर्जी आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सीधे जो ये सब चीज़ें हैं, हार्मोन, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सबको कहाँ लेना है? बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करना है। एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट बन गया उसको बॉडी में से निकाल देना है। अब इनको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which organisms obtain food and utilize it for energy, growth, repair, maintenance of body. कुछ फूड ऑब्टेन कर रहे हैं यानी कि फूड ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं वो इसकी टाइप्स में है। फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और उसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं? ताकि एनर्जी मिले, जो कि फिर रेस्पिरेशन में होती है, ग्रोथ हो जाए, रिपेयर हो जाए और बॉडी मेंटेन रहे। ऑर्गेनिजम्स डिराइव दियर फूड इन डिफरेंट वेज, ठीक है, डिफरेंट वेज में लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स है, एल्गी है, कुछ बैक्टीरिया है, वो खुद ही अपना फूड बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ओके, और फिर उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं अपनी बॉडी में। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि रेडीमेड फूड ही ले लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं और इनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। अब अच्छे से इनको समझते हैं। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स है, 2 मोड्स है, असली में मोड्स है, दो मोड्स है न्यूट्रिशन के। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि मैंने अभी बताया कि अपना फूड खुद ही लेना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब देखिए, जिस भी सब्सटेंस में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लेकिन जिसमें ये 2 बॉन्ड्स नहीं हैं उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, उनकी फॉर्मूला CO2 है और दूसरे की फॉर्मूला H2O है। तो ना ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है और ना ही वाटर में कार्बन और हाइड्रोजन का है। सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन होने से काम नहीं चलेगा, दोनों का बॉन्ड होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है और इन्हीं से ये लोग ऑटोट्रॉफ्स जो है वो इससे ही अपना फूड ले लेते हैं एनर्जी की प्रेजेंस में, यानी कि कहीं से एनर्जी मिलनी चाहिए फिर ही ये इनसे फूड बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाएंगे एनर्जी की प्रेजेंस में, और वो एनर्जी या तो लाइट हो सकती है या तो केमिकल रिएक्शन से आई हो सकती है। केमिकल रिएक्शन जैसे कि आप खुद ही समझ लीजिए, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात चल रही होगी, क्योंकि केमिकल्स यहीं पे आ रहे हैं। Organisms that use energy released from oxidation of inorganic substances to prepare their food from CO2. बात को समझिए कि क्या होता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन्होंने ढूंढे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इन्होंने तोड़ दिया।
तोड़ दिया मतलब इनकी ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन हो गई, उसकी वजह से रिलीज़ क्या हो गई, एनर्जी रिलीज़ हो गई, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हुई। और यही एनर्जी जो है वो इन्होंने यूज़ की अपना फूड बनाने के लिए। किन से बनाते हैं फूड ये लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। यानी कि अब ये एनर्जी इन्होंने यूज़ की कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये लोग क्या बनाएं, अपना फूड बनाएं। समझ में आया? तो अब आपको समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड से ही फूड बनाना है, लेकिन एनर्जी कहाँ से आएगी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन यानी कि ऑक्सीडेशन करने से। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक, सिंपल, कि जब ऑर्गेनिजम्स जो लाइट यहाँ पे एनर्जी कौन सी थी, ऑक्सीडेशन करने से जो आ रही थी, यहाँ पे सिंपल लाइट एनर्जी है जो सन से आ रही है, उसकी ही मदद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ब्रेक किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसमें रेडीमेड फूड ही लाना है, तो सैप्रोट्रॉफिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है और होलोजोइक हो सकता है। सैप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर से ही डायरेक्ट अपना फूड ले लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक जाना चाहिए तो इनको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, ब्रेक डाउन करने की तो ज़रूरत है, लेकिन एक्सटर्नली ही, यानी कि ये अपने फूड को बाहर ही तोड़ देते हैं और फिर ऑब्टेन करते हैं सीधे ऑर्गेनिक मैटर। फंगई और मनी बैक्टीरिया, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो लिव करते हैं अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, किसी दूसरे होस्ट पे, एक दूसरी बॉडी पे रहते हैं और वहीं से फूड ले लेते हैं, तो इनको तो ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट ब्रेक डाउन फूड ही अंदर ले लेते हैं। एग्जाम्पल कस्क्यूटा और टेपवर्म। नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है जिसमें पहले अंदर लेते हैं फूड, इनसाइड इंजेस्ट करते हैं और फिर बॉडी में ही उसको ब्रेक करते हैं, जैसे कि अमीबा और एनिमल्स। हमें अब इनको डिटेल में पढ़ना है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें या तो सनलाइट का यूज़ होगा या तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का। अब क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं तो प्रोड्यूस ही कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड। जैसे कि एग्जाम्पल में आते हैं ग्रीन प्लांट्स, जो आपको पता ही होगी, एल्गे और कुछ बैक्टीरिया भी, जैसे सियानोबैक्टीरिया। नाउ दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक। फिर क्या करते हैं ये लोग, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है उनको ही ये लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक में चेंज करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर था, इसको ही इन्होंने चेंज किया ऑर्गेनिक में, और वो ऑर्गेनिक मोस्टली हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। छोटा पेन यही है जो भाई। दिस प्रोसेस अकर्स इन स्पेशल, विच इज़ यूज इट एज एन एनर्जी सोर्स, और जो ये ऑर्गेनिक अब बन गया उसको एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर, जैसे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, जो मतलब क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, उसमें होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि ज़रूरी है यहाँ पर ये होने के लिए। ये है इसकी। अब ये जो है ना, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इसको दूसरा नाम आप दे सकते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यही है वो सब। क्वेश्चन कुछ भी आए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फोटो ऑटोट्रॉफिक, या फिर अगर ऑटोट्रॉफिक आए तो दोनों लिखना है, फोटो ऑटोट्रॉफिक आए तो यही लिखना है, और इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्वेश्चन आया तो भी यही लिखना है। तो समझिए इसको। अब क्या करते हैं, यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, पानी होता है ना सॉइल में, कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को एनर्जी की मदद से ताकि उनको सनलाइट मिले, ठीक है, या फिर एनर्जी, टंग स्लिप करती है कभी, तो मैं बता रही हूँ आपको कि एनर्जी इनको चाहिए, ये सब करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, कि अगर इनको किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, या तो सनलाइट से आएगी या तो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज़ होगी, उसका यूज़ करेंगे। अगर आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हैं तो ऑफकोर्स सनलाइट ही होगी ना वहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, और उसकी यही फॉर्मूला है कि 6CO2
प्लस 6H2O, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए इन्होंने और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लिया। उस पर सनलाइट ने वर्क किया और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है ना प्लांट की बॉडी में ही प्रेजेंट, उससे क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया एक मॉलिक्यूल और बन गए 6O2, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स। ये 6 क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, नेचर में इसी तरीके से हो रहा है। और ये साथ में आप लोग 10th में हैं, जब 7th को मुझे पढ़ाना था तो मैंने उनको बताया नेचर में ऐसे ही हो रहा है। और हाँ, नेचर में ऐसे ही हो रहा है, लेकिन साथ में आप लोगों को ये भी पता है कि बैलेंसिंग इक्वेशन की करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गई 6 लगाने से, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा ये वाला मॉलिक्यूल है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होते होंगे, एब्सॉर्प्शन होती है लाइट की एनर्जी की, एब्जॉर्प्शन होती है जो लाइट एनर्जी है उसकी एब्जॉर्प्शन कौन करता है, क्लोरोफिल ट्रैप कर देता है लाइट को और फिर उसकी मदद से वही एनर्जी यहाँ पे यूज होगी। लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी वो क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। और फिर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी हैं आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ी हैं लेट मी क्लियर। जब भी किसी सब्सटेंस में से, किसी एक मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन निकलता है, अब देखिए यहाँ पे CO2 है, या फिर उसमें एक तो ऑक्सीजन या तो निकलेगा या तो उसमें हाइड्रोजन आएगा, तो वही होता है रिडक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसमें कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, इसमें H हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और इसमें हाइड्रोजन आ गया तो ये रिडक्शन हो गई इसकी, ठीक है। शॉर्ट में आप याद रखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब मैंने ये बात उठाई है तो मुझे अब आपको अच्छे से समझानी है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, बोल रहे इसका कार्बोहाइड्रेट यानी कि इसका ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। अब बोल रहे हैं इसकी रिडक्शन हो रही है, कैसे, रिडक्शन का मतलब होता है या तो इसमें हाइड्रोजन आएगा या तो इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, वही होता है रिडक्शन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन में हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन में हाइड्रोजन आ रहा है, ये लग रहा है आपको, तो यही हुई रिडक्शन। हाइड्रोजन का आना मतलब रिडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। पूरे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है, वही यहाँ पे कहा गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। ये मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, या तो आप ये पॉइंट याद कर लीजिए, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमने इसको पढ़ लिया अच्छे तरीके से। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड आर फर्स्ट यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर एनर्जी। तो इस तरीके से अब यहाँ पे है कि जब फूड जो है, जो ज़्यादा अगर इनमें फूड बन गया प्लांट्स में, तो वो कैसे स्टोर रहेगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहेगा। और स्टोर्ड फूड इज़ लेटर कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज, फिर बाद में ग्लूकोज में वापस चेंज करके एनर्जी ले लेंगे उससे। बेस ऑफ ऑल फूड चेन्स, यही ऑटोट्रॉफ्स ही बेस है, क्योंकि यही तो फूड बना रहे हैं, इनको ही खाएंगे फिर ही आगे आगे फूड चेन चलेगी। फूड चेन मतलब पहले प्लांट को ही खाया जाएगा, उसके बाद एनिमल 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 एनिमल, ठीक है। अब मैंने बताया इसकी 2 टाइप्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और जो ये करेंगे, जो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इज कैरीड आउट बाय ऑर्गेनिजम्स, किसकी प्रेजेंस में, कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं, सन से जो आती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और फिर उसको क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसको फूड में चेंज करते हैं, यानी कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, उसको चेंज किया किस में, उसको चेंज किया एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, को अंदर लिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर लिया क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और कौन सी एनर्जी लाई, एनर्जी लाइट की थी, लाइट एनर्जी ली, इन दोनों को चेंज करा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल ट्रैप कर रहा है और फिर कहाँ पे हो रहा है ये सब, क्लोरोप्लास्ट जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है वहाँ पे हो रहा है। वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ये भी मैंने आपको समझाया।
ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट। आप लोगों ने सुना होगा प्लांट्स में ये जो है ये एक बाई प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन तो आप ज़रूरी लिखेंगे, ये अगर आपको एग्जाम में आए ये इक्वेशन आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। और इस फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो नाम हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दोनों सवालों का यही जवाब है। और ये इक्वेशन तो यहाँ पर ज़रूरी लिखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, सियानोबैक्टीरिया। ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है जो कि ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। स्टोमेटा जो होता है ये कुछ क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं। इधर ही से गैस अंदर जाएगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर आएगा यानी कि ऑक्सीजन। क्या होगा कि जब ये ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ट्रैप हो जाएगा वहाँ पे क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है। रिलीज ऑक्सीजन को यही रिलीज़ करते हैं, हेल्प इन लॉस ऑफ वाटर वेपर। और वाटर वेपर जो है वो भी इधरी से ही निकलता है, जो हमें यहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें बोलना है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है। अब इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। फिलहाल हम लोग कीमोऑटोट्रॉफिक करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ना ये खुल कैसे रहे या बंद कैसे हो रहे, वो बताना है। अभी बताऊँगी मैं। पहले कीमोऑटोट्रॉफिक, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि कीमोऑटोट्रॉफिक वो हुआ जब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कोई पार्टिकल, कोई सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया इन्होंने, इनऑर्गेनिक को, उसको ऑक्सीडाइज करने के बाद उसमें से एनर्जी आई, ठीक है। इन्होंने एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, उसकी ऑक्सीडेशन की, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड किया या हाइड्रोजन निकाला। उसके बाद उसमें से जब ऑक्सीडेशन हो गई तो क्या निकला, वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हुई। और जो ये एनर्जी रिलीज़ हुई, यही एनर्जी इन्होंने यूज़ की अपना फूड बनाने के लिए। और फूड तो हमें पता है ये कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। तो वही लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से इन्होंने अपना फूड बनाया, और वो इसी एनर्जी की प्रेजेंस में। यहाँ पे वाटर भी लिखेंगे, ठीक है, छोटा छोटा लिख लीजिएगा। हाउ इट हैपन्स, सर्टेन बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग, जो मैंने आपको बताया। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स कहाँ से लाएंगे, H कहाँ से लाएंगे, ठीक है। रिडक्शन कैसे करेंगे उसकी, जब तक उसमें हाइड्रोजन नहीं डालेंगे, तो वाटर की भी ज़रूरत है। नो सनलाइट और क्लोरोफिल इज रिक्योर्ड। सनलाइट नहीं है, एनर्जी वही वाली है, और क्लोरोफिल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ट्रैप करने में, लाइट को ही ट्रैप करने में ज़रूरत लगता है, तो उसका यहाँ पे कुछ काम नहीं है। बैक्टीरिया, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, नाइट्रोबैक्टर, सम सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। इसके बाद ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये देखिए कैसे कोई पोर, जो स्टोमेटल पोर है, वो ओपन कैसे हो रहा है, वो बंद कैसे हो रहा है। अब होता ये है कि सन आया, मतलब सन वहीं पे था, सन ने क्या किया, सन ने अपनी लाइट दे दी, किसको, प्लांट को दे दी। ऑफ कोर्स प्लांट पे जैसे ही लाइट पड़ी, स्टोमेटा पे लाइट पड़ी, यहाँ जो ये देखो गार्ड सेल्स, स्टोमेटा को कवर जो कर रहे होते हैं ना, उनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये जो है ना, ये गार्ड सेल्स है। इन पे क्या पड़ी, सनलाइट। सनलाइट ने इनको हिट किया और इनमें एक्टिवेशन हो गई, किसकी, पोटेशियम पंप की। यानी कि जैसे इन पे लाइट पड़ी ना, इनमें एक ऐसी कोऑर्डिनेशन हो गई कि वो एक स्टिमुलस की तरह इन पे काम किया, यानी कि इनमें रेस्पॉन्स आया, लाइट आई, इनने रेस्पॉन्स दिखाया। क्या रेस्पॉन्स दिखाया, इन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया कि इनमें पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो गया, यानी कि अब इनमें पोटेशियम आएगा। पोटेशियम यानी कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पोटेशियम एक एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल में, तो वही इसमें एक्टिवेट होता है वो पंप, यानी कि वो अब कहीं ना कहीं से पोटेशियम ले आएगा। जैसे ही सनलाइट ने हिट किया, पोटेशियम पंप एक्टिवेट हुआ, और अब उस पोटेशियम पंप ने क्या लाया, पोटेशियम लाया, और वो पोटेशियम कहाँ चला गया, गार्ड सेल्स में। पंप ने किसको लाया, पोटेशियम को लाया, वो कहाँ गया, गार्ड सेल्स में गया। अब जैसा कि हम सबको पता है कि जैसे ही कहीं पे भी कंसंट्रेशन वाटर की लो होती है, तो ऑस्मोसिस की मदद से लो से हाई से लो में वाटर जाता है, यानी कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या जाएगा, वाटर जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि वाटर कम हो गया, यहाँ पे वाटर गार्ड सेल्स में अब
कम हो गया, पहले बंद थी ना, पहले बंद थी, ठीक है। अब इसमें पोटाशियम आया, पोटाशियम जैसे ही इसमें आया तो वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, बल्कि पोटाशियम की ज़्यादा हो गई, तो वाटर खुद ब खुद इसमें फ़्लो करना स्टार्ट हो गया। बाहर वाटर ज़्यादा था, यहाँ पे वाटर अब कम हो गया, पोटाशियम ज़्यादा है, तो वाटर मिनरल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गया। पोटाशियम एक मिनरल है, उसकी तरफ ये ट्रांसपोर्ट हो गया और ये इसकी तरफ चला गया और इस वजह से ये खुल गई, ये ऐसे मोटी हो गई और मोटी होने की वजह से ही ये टर्जिड बन गई और ये ऐसे खुल गई, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये टर्जिड हो गई और ये खुल गई। फिर वापस यही हो जाएगा कि जब सनलाइट चली जाएगी, कोई पोटेशियम पंप नहीं है, पानी बाहर, पोटेशियम भी बाहर, इसीलिए दिन में ही स्टोमेटल पोर्स खुलते हैं। Now we are completely done with autotrophic, both types of autotrophic nutrition now. Heterotrophic nutrition. क्या होता है heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition हमने अभी पढ़ा कि जब कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से रेडीमेड फूड ले लेता है, wait, what is happening? ओके, रेडीमेड फूड ले लेता है, ऑर्गेनिक जो होता है उसको ही अंदर लिया, आपने इनटेक किया, ऑब्टेन किया और उससे ही एनर्जी वगैरह उसको मिल जाती है। अब क्या होता है कि कैसे मिल रहा है उसके बेसिस पे टाइप्स है इसकी, यानी कि मोड है, डिफरेंट मोड्स हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या है? होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। लेट वी स्टार्ट विद होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें क्या होता है, पहले डायरेक्टली सॉलिड चीज़ों को इनटेक किया जाता है, अंदर लिया जाता है, उसके बाद बॉडी के अंदर ही उसमें डाइजेशन हो जाएगी, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इनटेक कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ही वो ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर सब्सटेंसेस में, ठीक है, बाहर नहीं हो रहा है, कुछ इनटेक करना पड़ रहा है पहले सॉलिड फूड, जैसे कि हम लोग भी पहले फूड को ईट करते हैं, उसके बाद ही वो हमारी बॉडी में ब्रेक होता है, ठीक है, और एसिमिलेशन वगैरह भी इसमें होती है, जो हम अभी धीरे धीरे, इसमें तो होलोजोइक में हमें प्रॉपरली पढ़ना है, तो इसमें 5 स्टेप्स हो रहे हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्या हो रहा है कि फूड इज़ टेकन इन थ्रू द माउथ और एनी अदर ओपनिंग, यानी कि माउथ यानी कि ह्यूमंस, एनिमल्स वगैरह में, लेकिन अमीबा में माउथ नहीं होता है, तो सीडोपोडिया वहाँ पे ये काम करता है, कोई भी ओपनिंग है जो इसके लिए ही बनी है, वहाँ से फूड को इनटेक किया जाएगा, ओके। फिर डाइजेस्ट किया जाएगा, उसको ब्रोक किया जाएगा, कोई फूड है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको तोड़ दिया जाएगा और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर दिया जाएगा, ओके। नाउ एब्जॉर्प्शन की जाएगी, यानी कि उसको फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा, सारे ब्लड स्ट्रीम में उसको छोड़ दिया जाएगा और एसिमिलेट हो जाएगा। फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है वो ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर के लिए यूज़ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे उतना नहीं पढ़ते हैं हम, लेकिन क्योंकि वो तो रेस्पिरेशन का असली पार्ट, रेस्पिरेशन का वो पार्ट नहीं है असल में, वो रेस्पिरेशन में तो सिर्फ इतना है कि वो उसको ब्रेक कैसे कर रही है, लेकिन ब्रेक होना, एनर्जी उससे बनना फूड से ही, तो वो हमारे इसमें ही आता है। इजेशन यानी कि अब बॉडी में से उसको हमें निकालना है, ठीक है, बॉडी में से हमें उसको टेक आउट करना है। मगर फिर एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन नाइट्रोजीनियस वेस्ट या कोई अदर वेस्ट होता है, तो बॉडी में डिफरेंट तरीके से बनता है। यहाँ पे फूड से जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं इजेशन, फूड का ही जो वेस्ट बन रहा है, जो फूड की वजह से कोई वेस्ट आ रहा है, फूड जो इनटेक किया उसी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, उसी को बाहर निकालने को बोलते हैं इजेशन। एग्जाम्पल, अमीबा, ह्यूमन बींग्स, काउ लाइन, है ना, काउ लाइन यानी कि एनिमल्स एंड अमीबा। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट जो बॉडी है ना उनकी, उसमें से बाहर ही एंजाइम, कुछ ऐसे एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे पास ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल, अब मैंने कुछ भी यहाँ पे बनाया है, ये क्या करेगा, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करेगा फूड पार्टिकल पे, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है, इस पे ही एंजाइम्स को रिलीज़ किया और उसने क्या किया, इसको डाइजेस्ट किया, इसको ब्रेक किया, और अब इससे क्या बन गया, इससे बन गए कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, और यही छोटे छोटे पार्टिकल्स ये डायरेक्टली इनटेक कर लेगा, ठीक है, डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रही है। समझ में आ गया?
सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, जो भी डेड डिकेइंग मैटर है उस पर इसने डायरेक्टली अपने एंजाइम्स छोड़ दिए और फिर इनटेक किया डाइजेस्टेड फूड। एंजाइम्स आर सिक्रेटेड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी, यानी कि एक्सटर्नल डाइजेशन। सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। जो भी सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है, अब जो इन्होंने ये सॉल्युबल कर लिए हैं, इनको बाहर ही डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट जब करते हैं ना किसी चीज़ को, ब्रेक करते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो सॉल्युबल बन जाता है। पहले वो इनसॉल्युबल होता है, वो वाटर में घुल नहीं सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ग्लूकोज घुल सकता है पानी में, वैसे ही अब इनको सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज किया है, इनको डाइजेस्टेड में चेंज किया है, तो अब इसको इनटेक कर लेते हैं ये लोग। दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट नीड टू किल अदर, ये किल नहीं करते बल्कि डिकम्पोज डेड पे ही ग्रो करते हैं। नाउ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स विद दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिव ऑन और इनसाइड अ लिविंग होस्ट एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट। ये किसी दूसरे की बॉडी में रहते हैं या उस पे भी रह सकते हैं। कोई अगर मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, इस पे ही ये लोग रहना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये इसी में रहेंगे या इस पर रहेंगे। अगर इस में रहेंगे तो एंडो पैरासाइट्स, और अगर इस पर रह रहे हैं तो एक्टो पैरासाइट्स। अंदर रह रहे हैं एंडो, बाहर ही रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं तो एक्टो, ठीक है। एन एंड एक्ट, एंडो एक्टो पैरासाइट्स। ओके, समझ आ गई बात। पैरासाइट्स लिव ऑन इनसाइड द होस्ट। इट ड्रॉज रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट। अब वो प्रॉपरली वहाँ पे डाइजेस्ट सब कुछ हुआ है, अब इसको बस लेना है। होस्ट इसमें हमेशा हार्म होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन होता तो है। These organisms are specially adapted for this mode of life. Some are external parasites and some are internal. जो मैंने बताया, external यानी कि ecto और internal मतलब endo। यहाँ मैंने लिख लिया, एक्सटर्नल जो होते हैं उनको एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं, इंटरनल जो होते हैं उनको एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। अब हमारे पास है 5 स्टेप्स जो मैंने आपको पहले ही बताए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब क्योंकि हम लोग ह्यूमन और अच्छे से कुछ ऑर्गेनिजम्स का पढ़ने वाले कि उसमें कैसे हो रही है, होलोजोइक हमारा मेन यहाँ पे रहता है, तो वो कैसे ह्यूमंस में हो रहा है, क्योंकि ह्यूमंस होलोजोइक होते हैं। और अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स इस बेसिस पे, यानी कि जो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं जो प्लांट्स को खाएंगे, या तो कार्निवोर्स एनिमल्स को खाएंगे, ओमनिवोर्स यानी कि ह्यूमंस दोनों को खा सकते हैं, प्लांट भी और एनिमल भी, और डेट्रियोवर्स जिनमें हमारे आते हैं। अब मैम देखिए, अभी आपने बताया सैप्रोट्रॉफिक जो है वो भी किस पे रहते हैं, वो भी डेड एंड डीकेइंग मैटर पे रहते हैं। डेट्रियोवर्स भी डेड और डीकेइंग मैटर पे रह रहे हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? अरे बेटा, फ़र्क तो सिंपल है कि वो जो थे वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाहर ही छोड़ रहे हैं, फिर डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड को इनटेक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डेट्रीवोर्स जो है वो डेड एंड डीकेइंग मैटर पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं डाल रहे, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो डेट्रीवोर्स डायरेक्टली डेड एंड डीकेइंग मैटर को ही ले रहे हैं अंदर, और अंदर ही डाइजेशन हो रही है, ठीक है। बाकी आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ये सारे होलोजोइक ही है, ठीक है, ये होलोजोइक ही है। इसमें क्या हो रहा है कि डेट्रीवोर्स में ये हो रहा है कि डेड एंड डीकेइंग मैटर को इनटेक कर रहे हैं, अंदर डाइजेशन हो रही है। सैप्रोट्रॉफिक में बाहर ही डाइजेशन हो रही थी, फिर इनटेक हो रहा था। होलोजोइक में मेन चीज़ यही है कि पहले इनटेक होगा, बाद में डाइजेशन होगी। डेट्रीवोर्स भी जो है वो भी ऐसे ही करते हैं कि डेड डीकेइंग मैटर को इनटेक किया, उसके बाद उसकी डाइजेशन होगी। नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम, ये आपकी बुक में है, सारा आपकी बुक में है, तो नो नीड टू से कि मैम ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो क्या है इसमें हो रहा, अमीबा जो मेरे पास है, दिख रहा है आप लोगों को? आई होप कि दिख रहा है। आप सुन लीजिए, अगर प्रॉपरली, वैसे तो दिख रहा है लेकिन अगर प्रॉपरली नहीं दिख रहा है आप सुन लीजिए, वैसे दिख रहा है। अमीबा इज़ अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये फूड, क्योंकि मैंने अभी बताया होलोजोइक, अमीबा क्या है, ये कौन सा न्यूट्रिशन दिखा रहा है, होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या हो रहा है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है एक ये। अब इसने क्या किया, इसके पास माउथ है, कुछ इनटेक कैसे करेगा,
तो अमीबा करता ये है, लेट मी मेक इट क्लियर। ये मेरे पास है एक अमीबा। अब होगा ये कि यहाँ पे मेरे पास आ गया एक फूड पार्टिकल, मतलब मेरे पास नहीं, अमीबा के पास आ गया। ये रहा एक फूड पार्टिकल। लोगों को समझाने के लिए 2-3-4 कलर तो यूज़ करने पड़ेंगे। अब क्या होगा कि ये जो मेरा अमीबा है, इसने क्या किया, फूड पार्टिकल को सेंस कर लिया और अपने जो सीडोपोडिया, ये इसके पास चला गया। और अब क्या करेगा, ये जो इसके पास इसका जो ये अपने इसको बड़ा कर देगा। इतना बड़ा नहीं होता है, मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। अब फूड को ये अपने अंदर ले लेगा। अब कैसे लेगा अंदर, लेट मी शो यू। अब ये इस तरीके से है, राइट। और फूड कहाँ पर है, फूड यहाँ पर आ चुका है। ये रहा फूड। अब इसने इसको प्रॉपरली घेर लिया और इसकी जो ये एंड से ये वापस से फ्यूज़ कर लेंगे। बोर्ड मत ना चलता है, इस तरीके से ये वापस से फ्यूज़ कर लेंगे। अब क्या हो गया, अब तो ये इसमें फंस गया, फूड पार्टिकल अब फंस चुका है। और अब ये फूड पार्टिकल को एक जगह, मतलब अब ऐसे ये अमीबा है, अब फूड पार्टिकल इसके अंदर है। ये रहा फूड पार्टिकल इधर पर है, ये फूड पार्टिकल है अब। और इस जो ये फूड पार्टिकल है, अब यहीं पे बन जाएगा फूड वैक्यूल। यस, जहाँ पे फूड पार्टिकल गया वहाँ पे फूड वैक्यूल बन गया। और होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वी नो कि बॉडी के अंदर अब डाइजेशन हो जाएगी, बॉडी के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा कि अमीबा के बॉडी में अब जो ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल अब फर्दर ब्रेक हुआ होगा और ये ऐसे ऐसे बन जाएगा। और इसके बाद ये सारी की सारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इसकी बॉडी में भी तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ना, वेस्ट प्रोडक्ट इसकी बॉडी में भी बनेगा। तो जो ये वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा इसकी बॉडी में, वो वेस्ट प्रोडक्ट एक जगह पे आ जाएगा और उधरी से इसको एलिमिनेट किया जाएगा, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ बेटा, ये अमीबा ही है, मैंने पता है फूल जैसे बनाए हैं, बट आप लोगों को समझ आया मैंने क्या कहा कि पहले फूड पार्टिकल को इसने किस तरीके से इनटेक किया। इसने अपने सीडोपोडिया को इस तरीके से खोल दिया था, फूड पार्टिकल यहाँ पे फंस गया। उसके बाद फूड पार्टिकल को अंदर लिया, वैक्यूल बन गया, फिर इससे उसको हर जगह पहुँचाया और फिर बॉडी में से उसको एलिमिनेट कर दिया। जो वेस्ट था वहाँ पे, फूड नहीं, जो फूड तो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद उसको एलिमिनेट कर दिया वेस्ट को। और वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, यही यहाँ पे ये कुछ इमेजेस दिखाई हुई है इसी चीज़ की कि फूड पार्टिकल कैसे आ रहा है, वो उसके फिर फूड वैक्यूल कैसे बन रहा है, और फूड वैक्यूल बनने के बाद फूड एसिमिलेट कैसे हो रहा है, फिर बाद में इजेशन हो जाएगी उसकी, ठीक है, एब्जॉर्ब वगैरह हो जाएगा, फिर इजेशन हो जाएगी। और इसको आप पढ़ लीजिए, इन सिंगल ऑर्गेनिज्म अमीबा में टेक इन फूड, ठीक है, ये इस तरीके से हो रहा है। इसके बारे में ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ है फिर भी, लेकिन पैरामीशियम के बारे में पता है 2-3 लाइन्स दी हुई है। फूड को इसने अंदर कैसे लिया, क्या इसने फूड को किसी माउथ से लिया, नहीं, फूड को इसने इनसाइड लिया है विद द हेल्प ऑफ सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, और इसी से ये चलता भी है, ठीक है बेटा। और एंड में ये सारा जो फूड है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होके, जो फूड नहीं सॉरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होके बाहर निकल जाएगा। हाँ, जो मैंने बता दिया आप लोगों को, और बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन हो रहा है। पैरामीशियम के बारे में ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं दिया हुआ है इसमें, ज़्यादा अब पैरामीशियम के बारे में नहीं दिया है उतना ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। तो पैरामीशियम की एक डिफिनिट शेप होती है, वो इसकी तरह अपने वो नहीं खोल सकता है, ठीक है, कि सीडोपोडिया बना लिया, एक्सटेंड कर दी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए, नहीं। अब फूड कैसे जाता है, इसमें जाता है एक ऑरल ग्रूव की मदद से। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से ही फूड अंदर चला जाता है। और फिर ये चलता कैसे, सीलिया की मदद से, और इसने फूड को इसी तरीके से अपने अंदर ले लिया ऑरल ग्रूव की मदद से, जो कि यहाँ पे लिखा है ऑरल ग्रूव, याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। तो इसने कैसे फूड को इनटेक किया है, इस तरीके। एनसीईआरटी कहती है कि इसने फूड को फिर एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लिया, वहीं पे नहीं, इसने फूड को प्रॉपर जगह पे लिया, और फिर जब वहाँ पहुँचा, फूड जो मूव कैसे किया उसने, सीलिया की मदद से। और फिर ये जो सीलिया है ना, ये सारी सरफेस को करता है ना कवर, तो अब फूड को इसने अपने इनसाइड लिया, स्पेसिफिक स्पॉट पे लिया, और फिर उसके बाद ही इसकी डाइजेशन वगैरह होगी, फिर तो अमीबा की तरह ही होगा।
ठीक है, क्लियर है। अबाउट ओरल ग्रूव, ये भी देख लीजिए। Oral groove is a depression or channel-like structure on the ventral side of the paramecium. It helps in taking food inside. ये हमें नहीं पढ़ना है, बल्कि oral groove का भी जिक्र नहीं किया है NCERT ने, बट आप याद रख सकते हैं। बाकी इतना आप याद, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है हमेशा। अब ये फूल वापस आ गए। तो अब है एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब हम आएंगे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम पे कि ह्यूमंस कैसे करते हैं, ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होती है, राइट। ह्यूमंस में भी न्यूट्रिशन होगी। अब ह्यूमंस या एनिमल्स जो है, अब जो ह्यूमंस का हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो ह्यूमंस में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सॉरी एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे ह्यूमंस का, हमारा मतलब, ठीक है। कुछ भी आपने खाया वो इधरी से जाते हुए ना डाइजेस्ट हो रहा होता है। होता क्या है एक्चुअल में, जो कि अब हमें समझना है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहले ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, तो इनको हम कट करेंगे। आप लोग डर जाओगे ये सब देख के, ये सब नहीं पढ़ना है। पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या हो रहा है। हमारे माउथ से अंदर चला गया ये फूड, उसमें बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी से ईसोफेगस, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर ड्यूडेनम, फिर जेजुनम एंड देन इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, कोलम रेक्टम एंड देन एनस। ठीक है, इसको फिर से एक बार आप चाहें तो एक बार फिर से इसको समझ लें। पहले जाएगा माउथ में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले माउथ, जिसको मतलब माउथ एक अलग चीज़ है, बकल कैविटी अलग चीज़ है, लेकिन हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। माउथ है सिर्फ वो जो हमारे ट्रांसवर्स स्लिट, यानी कि जो ऐसे हॉरिजॉन्टल ये है ना, सिर्फ जो लिप से घेरा हुआ है, जो अंदर बाकी सब कुछ है वो बकल कैविटी है। तो ठीक है, फेरिंग्स उसके थ्रू भी जाता है, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है वैसे। फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। रेक्टम इसका लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, और देन एनस। ठीक है, नाउ अब हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बिगिंस इन द माउथ। माउथ क्या होता है, जब अगर मेरे पास ये है ना लिप एक, ये दूसरा लिप है, राइट, जो इनका ये बीच का पार्ट है ये वाला, इसी को हम बोलते हैं माउथ। अब जो इस माउथ के इनसाइड है उसको हम बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो अगर इसको बंद में करूँगी तो ये जो बनेगा ना ऐसे बंद करके, उसको हम बोलेंगे माउथ। अब जो ये यहाँ पे अंदर है वो बकल कैविटी है, ठीक है, लेकिन ये इंटरचेंजेबली हम कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बिगिनस इन माउथ, दैट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट, यानी कि ऐसे एक स्लिट जैसी है, लाइन जैसी ओपनिंग है। अपर जॉ एंड लोअर जॉ, इसमें क्या क्या होता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ होता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको एनसीईआरटी ने भी बक्कल कैविटी के साथ इसको इंटरचेंजबली यूज़ किया है। तो मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगी कि अब बक्कल कैविटी में अगर हम आएँ, अब यहाँ से ये बक्कल कैविटी स्टार्ट हो रही है। ओके, अब क्या हो रहा है कि अपर जॉ है, लोअर जॉ है, टीथ, टंग होंगे इसमें, राइट। अब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ, क्योंकि यही पहले फिजिकली ब्रेक करते हैं ना, जब हम दांत में जब हम मुंह में कोई चीज़ खाने के लिए डालते हैं तो वो दांत उसको फिजिकली पहले ब्रेक करेंगे ना, पहले उसको फिजिकली दांत ब्रेक करेंगे, तभी उसकी केमिकल डाइजेशन हो सकती है, और यहाँ पे भी केमिकल डाइजेशन होती है। चलिए, क्या होता है हमारे पास, इधर तो मैंने बताया टीथ होते हैं, और एनसीईआरटी में टीथ लिखे हुए हैं। तो हमारे पास है च्यू करने के लिए और क्रश वगैरह करने के लिए, यानी कि मास्टिकेशन करने के लिए फूड की, ठीक है। तो यही घूम रहा है भाई, मास्टिकेशन ऑफ फूड करने के लिए, जैसे कि हमारे पास इंसिसर्स है, हमारे पास कैनाइन्स है, हमारे पास प्रीमोलर्स एंड मोलर्स है। कट करेंगे फूड, टेयर करेंगे फूड, और प्रीमोलर्स क्रश करेंगे, मोलर्स ग्राइंड करेंगे। मतलब आप लिख सकते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, क्रश एंड ग्राइंडिंग, ये कट और ये टेयर, ठीक है, कट एंड टेयर। नाउ मस्क्यूलर टंग मिक्सेस द फूड थॉरोली विद सलाइवा। अब जो ये मस्क्यूलर टंग का क्या काम है, वहाँ पे सलाइवा के साथ इसको मिक्स करती है, एंड फूड को टेस्ट भी करती है यही, एंड पुशेस इट टुवर्ड्स द फूड पाइप। और टंग से ही हम लोग इसको ऐसे गले के अंदर डाल देते हैं ना, टंग से ही हम पुश करते हैं, राइट। जब हम ऐसे उतारते हैं ना कोई चीज़, हमारी टंग ही उसको पुश कर रही होती है। यूँ में एक्सपीरियंस कर लीजिए इसका, देख लीजिए, ठीक है।
द इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज सॉफ्ट। एलिमेंट्री कैनाल, ये अब ये देखिए, बात सुनिए अच्छे से कि ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये सारा एलिमेंट्री कैनाल है। ये माउथ भी जो है ये भी एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। ये माउथ, ये एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स है। माउथ, फायरिंग्स, फूड पाइप, स्टमक, जहाँ जहाँ से फूड पास हो रहा है उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इसमें सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि कुछ ग्लैंड्स जो इसके इर्द गिर्द होंगे, जैसे यहाँ पे लिवर और यहाँ पे पैंक्रियाज। ठीक है, तो यही सब चीज़ें। ओके, आ गया समझ में मैंने क्या बताया कि हाँ, मैंने आप लोगों को यही बताया, सारे एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है वो सॉफ्ट है, यानी कि माउथ जो एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट है, बक्कल कैविटी, उसकी इनर लाइनिंग सॉफ्ट है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, माउथ यानी कि बक्कल कैविटी में अभी क्या है, सलाइवा आ रहा है। आपने कभी देखा है कि जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में वाटरी हो जाता है, तो वो उसको ना लुब्रिकेट करते हैं, यानी कि हमारा जो भी अगर हमने कुछ सूखा सूखा खाया होता है बट हमारे माउथ में वो वेट हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सलाइवा। ठीक है, वो ल्यूब्रिकेट करता है फूड को। जैसे हम कोई ऑयल डालते हैं दरवाजे को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, या मशीन को हम दरवाजे में डालते हैं ताकि अब वो आवाज़ ना करे, मशीन में डालते हैं उसको ल्यूब्रिकेट करते हैं। वैसे यहाँ पे ये फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, इसको ल्यूब्रिकेट कर रहा होता है। ठीक है, मेकिंग इट्स पैसेज स्मूथ थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, पूरे ट्रैक में ये अब स्मूथली जाए, इसीलिए ये होता है। सलाइवा का रोल क्या है, सिर्फ इतना ही नहीं है। सलाइवा आ रहा कहाँ से है, सलाइवा आ रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स से, और ये मॉइस्चर कर रहा है फूड को, और केमिकल डाइजेशन सलाइवा से होती है। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि सलाइवा इतना बड़ा काम करेगा? पहली केमिकल डाइजेशन, यानी कि पहला प्रॉपर ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को किसी और चीज़ में बदलना। फिजिकली तो तोड़ रहे हैं लेकिन केमिकली भी तोड़ रहे हैं, और वो सलाइवा ही पहले करता है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया न्यूट्रिएंट्स हमारे पास बहुत है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वाइटामिन, मिनरल्स, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की ही ब्रेक डाउन हो रहा है। फूड इज़ मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द बॉडी। हाँ, बॉडी हमारी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो फिर एनर्जी मिलेगी कैसे, बॉडी में जाएगा कैसे? तो इसीलिए पहले ब्रेक होना है ज़रूरी, और वो एंजाइम से होता है। अब सलाइवा में ही कुछ एंजाइम्स होंगे। क्या? सलाइवा में ही कुछ एंजाइम्स होंगे। सलाइवा में होगा सलाइवरी एमाइलेस, सलाइवा में होगा सलाइवरी एमाइलेस, जो क्या करेगा, स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है, यानी कि स्टार्च सबसे कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनसॉल्युबल है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स वाला, जो प्लांट्स में होता है। ठीक है, इसी को ये ब्रेक करेगा 30%, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च है इसको ये तोड़ रहा है केमिकली, 30% इसने तोड़ा, बाकी का 70% आगे हो जाएगा, लेकिन 30% इसने तोड़ लिया। सिंपल शुगर्स में इसने इसको चेंज किया माल्टोस में, यानी कि स्टार्च को अब इसने चेंज किया है माल्टोस में, वाइल द फूड इज स्टिल इन द माउथ, जब अभी मुंह में ही है और इसने इसको चेंज कर भी लिया है। और ये यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, देखिए स्टार्च लिया मैंने, मतलब स्टार्च है हमारे मुंह में, स्टार्च चला गया जो एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा वाला है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, मतलब स्टार्च जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की वो वाला पार्ट, यानी कि पॉली बहुत सारे शुगर यूनिट्स का बना हुआ है, और माल्टोज जो इससे बन गया ये एक डाइसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में चेंज कर दिया किसने, सलाइवरी अमाइलेज ने 30%। सलाइवरी अमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है सलाइवा का, और इसमें लाइजोजाइम भी होता है जो डिसइंफेक्ट करता है, वो हमें नहीं देखना है। ओके, कमिंग बैक, यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है, ये हमारे पास माउथ है, अपर जॉ, लोअर जॉ, ओपनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पे हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं इधर से, टंग, टीथ। नाउ टंग यहाँ पे भाई, टंग ये रही। टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिसर्स, कैनाइन्स, ये नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करना है, इसकी डायग्राम नहीं करनी है, नाम याद रख लो, थोड़ा बहुत फंक्शन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड टू ईसोफेगस। अब फूड हमारे माउथ से किधर जाएगा, ईसोफेगस में, और जो माउथ ने फूड को अब तोड़ा ना, अब एक तो फिजिकली ब्रेकडाउन हो गया, और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च माल्टोस में भी कन्वर्ट हो गया, उस वाले फूड को जो अभी टूटा हुआ फूड है आधा,
थोड़ा डाइजेस्टेड फूड है उसको हम बोलते हैं बोलस. बोलस इज द फूड दैट इज वेरी पार्शियली, वेरी लिटिल डाइजेस्टेड, ठीक है, इन द माउथ. द फूड मस्ट मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक इन अ रेगुलेटेड मैनर. और अब ये किधर से जाएगा? अब ये ईसोफेगस के थ्रू जाएगा, ठीक है. ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू जाएगा. किधर जाएगा? स्टमक में. द बोलस एंटर्स द फूड पाइप थ्रू स्वैलोइंग. जैसे हमने इसको अब अंदर लिया, से करते हैं ना हम लोग, स्वैलो करते हैं, तो अब ये ईसोफेगस में चला गया. अब ईसोफेगस जो है कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक. नो, यहाँ ईसोफेगस, ये देखिए ये है ईसोफेगस. यहाँ पे बिल्कुल भी कोई डाइजेशन नहीं हो रही है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होगी. ये सिर्फ एक किनाल है जो कि वहाँ तक इसको लेके जाएगी. कहाँ तक? स्टमक तक. लेकिन ये भी एलिमेंट्री किनाल का पार्ट है क्योंकि इसमें से भी पास हो रहा है. एलिमेंट्री किनाल वो है जहाँ से फूड पास हो रहा है. अब यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रही है तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रही है, ये स्टमक तक ले रही है. इट इज़ ओनली फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट सेफली टू द फूड टू द स्टमक. फूड इज पुश्ड टूवर्ड्स फॉरवर्ड बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होने, यानी कि फूड अगर यहाँ पर है तो अब उसको नीचे लेने के लिए यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, उसको ऐसे धक्का देंगे और अभी इधर आएगा, ऐसे धक्का फिर से देंगे, ये इधर जाएगा, ऐसे ही धक्का देते जाएंगे. इनको हम जो ये धक्के मिल रहे हैं, इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे हो रहा है, इनको ही हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. इंपॉर्टेंट, ठीक है. एक वेव लाइक कंट्रैक्शंस हो रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहा है बार बार, कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, तो उस वजह से ये फूड नीचे आ रहा है. अगर इसको डिफाइन करना होगा, यानी कि रिदमिक वेव लाइक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ईसोफेगस. मसल्स में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है जिसकी वजह से फूड को आगे धक्का दिया जा रहा है. इस तरीके से ये हो रहा है. और बोलस को अब आगे ले रहे हैं. बोलस, ये अब बोलस बन चुका है ना. नाउ इसके बाद अब हम बढ़ेंगे आगे. याद रखा इस फूड को क्या बोलते हैं? बोलस. नाउ वेट अबे यार, अब हो रहा है, अब जाएगा स्टमक में फूड. स्टमक क्या है? स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, राइट. जे शेप्ड ऑर्गन. इट एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इनटू इट. द मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ स्टमक कंट्रैक्ट करते हैं ताकि फूड इसमें मिक्स हो जाए. जैसे टंग मिक्स वहाँ पे कर रही थी, यहाँ पे ये मिक्स कर रहा है. एंड द ट्रेनी मिक्सेस द फूड यूनिफॉर्मली विद गैस्ट्रिक जूस. अब जो ये हो रहे कंट्रैक्शन इसमें हो रहे हैं, इसकी वजह से फूड अच्छे से मिक्स हो गया. किसके साथ लगेंगे? इसके साथ, इसके गैस्ट्रिक जूस के साथ, यहाँ के फ्लूइड के साथ. उसको हम काइम बोलते हैं. अब देखो हो क्या रहा है असली में. जैसे ही फूड आया और अब ये बोलस था, ये इसमें आ गया. अब इसमें इसकी फर्दर ये हो जाएगी, फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा फूड का, फर्दर टूटेगा. माउथ में तो ये डाइजेशन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की हो गई थी, ठीक है. लेकिन अब जो स्टमक में आया वो अब पार्शियली डाइजेस्ट, यानी कि थोड़ा बहुत तो डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है. तो पार्शियली डाइजेस्टेड है. अब ये अ सॉफ्ट मास ऑफ फूड मॉइस्टन सलाइवा फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ टंग की वजह से जो ये बोलस बन गया था, अब यही तो स्टमक में आया. और स्टमक में क्या होगा? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं. स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. उससे क्या क्या निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से गैस्ट्रिक जूस आएगा. गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस आएगा. गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस. और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है? गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस. अब पेप्सिनोजन और पेप्सिन दोनों नहीं होते हैं उसमें पेप्सिनोजन होता है, लेकिन पेप्सिनोजन को ही फिर कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में, ठीक है. क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम. हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही करता है कि एक तो एसिडिक मीडियम बनाएगा ताकि बाकी के एंजाइम्स वर्क कर सकें, और ये क्या करता है? ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि पेप्सिनोजन ऐसे वर्क नहीं कर सकता है. जो इसको काम करना है वो ये ऐसे नहीं कर रहा है. HCl इस पे वर्क करेगा और HCl इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया को प्रेजेंट जो फूड में होंगे उसको किल भी करेगा. तो ये इनएक्टिव एंजाइम है, और ये क्या करेगा? ये असल में कुछ नहीं करेगा. एक मिनट. हाँ, ये क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पेप्सिन HCl की प्रेजेंस में. HCl की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाएगा पेप्सिन में. एन एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. अब पेप्सिनोजन हमारा कन्वर्ट हो गया है पेप्सिन में.
पेप्सिन अब एक्टिव हो गया है और ये किसको चेंज करने वाला है, ये प्रोटीन्स को चेंज करने वाला है। और ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पेप्टाइड्स में इसको चेंज करेगा, जिसको हम पेप्टोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं में स्मॉलर करेगा, प्रोटीन्स को चेंज करेगा पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में, ठीक है। और म्यूकस भी होता है हमारे स्टमक की वॉल्स में। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या निकला, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला, तो स्टमक की वॉल्स को तो बचाना होगा ना, तो वो म्यूकस बचाते हैं, ठीक है, ताकि करोजन ना हो सके। और सेल्फ डाइजेशन ऑफ द स्टमक खुद ही डाइजेस्ट ना हो जाए, उसको भी रुकाते हैं, क्योंकि डाइजेशन वहाँ पे हो रही है तो स्टमक की वॉल्स भी तो डाइजेस्ट हो सकती है, तो इसीलिए उसको बचाने के लिए म्यूकस होता है वहाँ पर। कंप्लीट। अब यहाँ पे फिर से आते हैं कि क्या हो रहा है, इसने अब क्या हुआ, जैसे ही इन सब चीज़ों ने इस पर एक्ट किया, पेप्सिन ने प्रोटीन्स को चेंज कर दिया पेप्टाइड्स में, अब ये सब जब बन गया, अब फूड जब मिक्स वगैरह हो गया, तो अब फूड को क्या कहेंगे, काइम। जब फूड स्टमक में आया था तब उसको बोलस बोल रहे थे, क्योंकि फूड माउथ में डाइजेस्ट हुआ था, लेकिन अब जब स्टमक में हो गया तो उसको बोल रहे हैं काइम, CHYME। The stomach also regulates the release of food into the स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्टमक से ही तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और एक ओपनिंग के द्वारा जाएगा, एक ओपनिंग के ज़रिए जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टमक से अब जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो किस ओपनिंग के थ्रू जाएगा, कहाँ से जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर से, ठीक है। इंश्योरिंग द ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ काइम एंटर एट वन टाइम, यानी कि स्टमक से पूरा एक साथ ना जाए बल्कि थोड़ा थोड़ा जाए, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर ही गाइड करता है। तो वो यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये रहा हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक में आ जाइए, ईसोफेगस स्टमक में आया, मस्क्यूलर वॉल है, स्टमक है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है और पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो कि यहाँ पर है, ये रहा पाइलोरिक स्फिंक्टर। और फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम की स्टार्टिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग पार्ट्स है, तो यहाँ से पहला पार्ट यानी कि ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने रिएक्शंस लिखी, ये मतलब यहाँ पे लिखी हुई है रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हो रही है वो ये हो रही है कि पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है HCl की मदद से, और प्रोटीन्स फिर चेंज हो रहे हैं पेप्टाइड्स में पेप्सिन की मदद से। इस पे HCl की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, पेप्सिनोजिन पेप्सिन बन रहा है, एक्टिव हो रहा है, और फिर पेप्सिन ही प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा, एंजाइम है एक पेप्सिन, और वो इन पे एक्ट करके इनको छोटा बना रहा है, इनको कॉम्प्लेक्स से क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स से इनको सिंपल बना रहा है, सॉल्युबल बना रहा है, पेप्टाइड्स में चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन और यहाँ पे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स हो रहा है। अब यहाँ पे कैसे हमारे इसका फूड का ये हुआ फ्लो, देखिए कैसे हुआ कि पहले बोलस जो था वो स्टमक में आया, स्टमक में वो जब मिक्स वगैरह हो गया तो अब वो काइम बन गया, सेमी फ्लूइड सेमी लिक्विड बन गया, ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जाएगा। अब होगा हमारे ड्यूडेनम में भी कुछ। अब ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। और एक बात आपको मैं बोल दूं कि स्टमक में एक और चीज़ होती है कि जो इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, और वो फैट को सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करता है, यानी कि वहाँ केमिकल डाइजेशन नहीं हो रही है, बस फैट्स को थोड़ा बहुत ब्रेक कर रहा है ना। यहाँ पे देख लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्ट्स है उसके 3 पार्ट्स है, एक है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम, ठीक है। अब द ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट रिसीव्स। अब इसने रिसीव क्या किया, इसने, ये है ड्यूडेनम यहाँ पे, वो तो स्टमक से आ रहा है ना, अब किस में जा रहा है, ड्यूडेनम में जा रहा है, यहाँ पे ड्यूडेनम ये रहा, ओके। फ्रॉम द स्टमक अब ये काइम इसमें आ चुका है, और इस पर पेंक्रियाटिक एंजाइम और एल्कलाइन मीडियम चाहिए होगा ताकि इसमें चीज़ें हो सके, इसमें डाइजेशन हो सके। तो पहले इसको काइम को यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। काइम को ना ही एसिडिक रहने देंगे ना ही बेसिक रहने देंगे, अब इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ड्यूडेनम में, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल पे वापस आऊँ, कहाँ है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ये रही हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, अगर ये मेरे पास यहाँ पे ड्यूडेनम है, ये रहा, ठीक है। अब जो ये ड्यूडेनम है, यहाँ पे ही इसको लिवर है और यहाँ पे ही इसको पेंक्रियाज है, राइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं
कि यही इसमें असल काम करते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, एक तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ से फूड पास कर रहा है, और उसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी होंगे, लिवर और पैंक्रिया वो ग्लैंड्स है, और सेलिवरी ग्लैंड जो कि हमने इससे पहले ही पढ़े, लेकिन वो एसोसिएटेड नहीं है, वो एलिमेंट्री कैनाल में ही आ रहे हैं, ये दोनों एसोसिएटेड है, साथ में है। ठीक है। बाइल जो है वो लिवर से प्रोड्यूस होता है, लिवर ने वो प्रोड्यूस किया, लेकिन स्टोर कहाँ पे करता है लिवर, उसको गॉल ब्लेडर में करता है स्टोर। ठीक है। इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बस इसमें बाइल के सॉल्ट्स है कुछ। ठीक है। अब इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो ये डाइजेशन तो नहीं करने वाला है, लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ करता है, फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है। व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मतलब जो बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स है, बड़ा बड़ा फैट है, उसको ही ये क्या करेगा, उसको ही ब्रेक करेगा छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में, फैट के छोटे छोटे, बड़े बड़े को फैट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फैट ग्लोब्यूल को छोटे से पार्टिकल्स में। फैट ही है वो, लेकिन उसका कोई केमिकल डाइजेशन नहीं हो रहा है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। ओके। हाँ, बाइल क्या कर रहा है, एल्कलाइन एनवायरनमेंट यानी कि न्यूट्रल, जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं ना, तो एल्कलाइन एनवायरनमेंट, अब सॉल्ट तो मोस्टली हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल ही होते हैं, न्यूट्रलाइज करता है काइम जो कि एसिडिक था, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला था स्टमक में, अब वो एसिडिक था, यहाँ पहुँच के उसको एल्कलाइन कर देता है कौन, बाइल, ताकि इस पे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वर्क करें। एनवायरनमेंट जैसे ही एल्कलाइन हो जाएगा तब जाके ही पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वर्क कर सकते हैं इसको फर्दर कुछ तोड़ने में। ठीक है। अब देख लीजिए क्या हो रहा है। एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक एंटर्स ड्यूडेनम थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, बाइल जूस फ्रॉम लिवर, बाइल सॉल्ट्स न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूस अंदर आएगा, पैंक्रियाटिक जूस एल्कलाइन एनवायरनमेंट में वर्क करेगा और डाइजेशन हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, ड्यूडेनम में ही इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डाइजेशन हो जाएगी फैट्स की। बाइल से सिर्फ इमल्सिफिकेशन हुई, अब असली डाइजेशन भी होगी। पैंक्रियाटिक जूस में क्या है, पैंक्रियाटिक जूस कहाँ आ रहा है, पैंक्रियाज अपना जूस कहाँ सेक्रीट कर रहे हैं, ड्यूडेनम में, और इसमें एंजाइम्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करने वाले हैं। पैंक्रियाटिक एंजाइम वर्क ओनली इन एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट, तो इसीलिए वो एल्कलाइनिटी कौन दे रहा है, वो हमें बाइल जूस दे रहा है, और बाइल जूस के साथ साथ बाइकार्बोनेट आयंस भी जो कि ड्यूडेनम के ही वॉल में निकल रहे हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, पैंक्रियाटिक एमाइलेस, इसमें एक एंजाइम है पैंक्रियाटिक एमाइलेस, पैंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम है पैंक्रियाटिक एमाइलेस, वो स्टार्च को चेंज करेगा माल्टोस में। यही हमारे माउथ में हुआ था, यही हुआ था सेम माउथ में, राइट, यही हुआ था, लेकिन वहाँ पे 30%, तो यहाँ पे बाकी का 70% हो रहा है। समझ आ गई, बाकी का 70% कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। आ गई समझ। पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में, यानी कि ये बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, और इन्हीं को तोड़ के 2-2 के यूनिट्स में चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आया, बहुत सारे यूनिट्स को 2-2 के यूनिट्स में चेंज करना, पॉलीसेकेराइड को 2-2 सेकेराइड्स। ओके। पैंक्रियाटिक एमाइलेस कन्वर्ट स्टार्च पॉलीसेकेराइड इनटू माल्टोस, और फिर दूसरा जो फैट्स की डाइजेशन भी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स आए जो पैंक्रियाटिक जूस से आए, पहले हमने पढ़ा पैंक्रियाटिक एमाइलेस, दूसरा पैंक्रियाटिक लाइपेस। अब पैंक्रियाटिक लाइपेस क्या कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि जो फैट्स है उन्हीं को डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में चेंज करेगा। कुछ को डाइग्लिसराइड्स बना देगा और कुछ को मोनोग्लिसराइड्स बनेगा, प्लस नहीं, यस प्लस है ना। उसने क्या किया, ट्राइग्लिसराइड जो है उसको ब्रेक किया। ट्राइग्लिसराइड मतलब सीधी बात है 3 है ये। अब क्या किया इसने, ऐसे 2 को अलग कर दिया और 1 को अलग रखा। डाइग्लिसराइड्स यानी कि 2 का बन गया इस तरीके से, और 1 अलग हो गया इस तरीके से, डाइग्लिसराइड्स बन गया और मोनोग्लिसराइड बन गया। एक ही को इसने किस किस में चेंज करा, इसने 1 को चेंज किया है डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड्स में, ये नहीं कि कुछ को करा, दैट वाज अ एरर। तो एक ही फैट को, ट्राइग्लिसराइड को इसने 2 चीज़ों में ब्रेक करा, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड, 2 यूनिट्स और 1 यूनिट में ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, इस तरीके से ये हो रहा है,
इतना हमें पढ़ना है। अब प्रोटीन्स का भी डाइजेशन हो जाएगा और वो कौन करने वाला है, वो करने वाला है एक एंजाइम, एक पेंक्रियाटिक एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, यही दो है। पहले जो ट्रिप्सिनोजन है उसको एक्टिवेट होना पड़ेगा। ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट कर रहा है, इंटेस्टाइन के ही वॉल में है एक एंटेरोकाइमेस, वो इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि इसको बना रहा है ट्रिप्सिन। ठीक है, इसको इसने क्या बना दिया, ट्रिप्सिन बना दिया। ठीक है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया और ट्रिप्सिन ने अब क्या किया, दूसरे एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में चेंज किया। ट्रिप्सिनोजन को खुद ने किसी ने चेंज किया ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन का सिर्फ इतना काम था कि काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करके काइमोट्रिप्सिन बना दे। अब काइमोट्रिप्सिन का असली काम है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन ने कन्वर्ट किया काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, और काइमोट्रिप्सिन अब असली काम करेगा, प्रोटीन्स को चेंज करेगा पेप्टाइड्स में। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ नहीं है, गलत है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि पेप्टाइड्स को चेंज करा काइमोट्रिप्सिन ने डाइपेप्टाइड्स में। ठीक है, और यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। इसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, ये क्योंकि टाइपेड है, AI है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स एरर्स आ सकते हैं, बट वी आर करेक्टिंग दोज इन क्लास नाउ। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि अब जेजुनम में, ड्यूडेनम में हो गया, अब जेजुनम में हमें आना है। अब ड्यूडेनम के बाद ही जेजुनम आएगा, दूसरा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसमें एक ग्लैंड्स जो है, इसके जो वॉल में ग्लैंड्स है वो इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम सक्कस एंटीरक्कस कहते हैं, और यहाँ पे अब कंप्लीट हो जाएगी डाइजेशन। हाँ, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, कहाँ पे, जेजुनम में, सारूंगी। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, इंटेस्टाइनल लाइपेस है, डाइपेप्टाइडेस है, माल्टेस है, लैक्टेस है, सक्रेस है। अब ये जो है इंटेस्टाइनल लाइपेस, जो वहाँ पे बन गए थे मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड, जो कि यहाँ पे हमें बन गए थे मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स, इन्हीं को अब ये चेंज करने वाला है, मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स को चेंज करने वाला है इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यानी कि अब ये ऐसे किसी के साथ भी जुड़े हुए नहीं रहे, ना ही ये ऐसे रहे, बल्कि अब ये कम्प्लीटली अलग हुए, ग्लिसरॉल ही अलग हो गया। ये ग्लिसराइड्स जो ग्लिसरॉल से बन गया था वो अलग हो चुका है, फैटी एसिड अलग हो गया। यानी कि अगर ये है मेरे पास फैटी एसिड, अब इसमें से प्लस ग्लिसरॉल अलग हो चुका है। ठीक है, असली में होता ऐसे है कि पहले ये इस तरीके से 3 का बना हुआ था, मैं यहाँ अच्छे से दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके से एक ट्राइग्लिसराइड 3 का बना हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 2, इसके साथ इसके साथ ग्लिसरॉल होगा अपना, इसके साथ अपना ग्लिसरॉल होगा, और इसके साथ ग्लिसरॉल है ना। ठीक, अब क्या होगा, अब जब ये मोनोग्लिसराइड बन गए, यानी कि ठीक है, आप समझिए कि इतना समझ लीजिए आपके, ये क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड है, और अब ये क्या बन गए, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। अब ये भी टूट गए, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, अब ये अलग ही हो गए, फैटी एसिड अलग हो गया और प्लस में ग्लिसरॉल आ गया, यानी कि ये अपने अपने भी खुद भी टूट गए। ठीक है, समझ में आ गई। इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, ऐसे तो याद नहीं होंगी, ऐसे याद तो हो जाती है क्लास में, लेकिन बार बार रिवाइज करना होता है। डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा, जो अभी डाइपेप्टाइड्स पीछे बन गए प्रोटीन्स के, अब डाइपेप्टाइड्स को पूरा अमीनो एसिड्स में, यानी कि सबसे स्मॉल प्रोटीन, सबसे स्मॉल जो ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट है इसमें चेंज कर देंगे। माल्टेस क्या करेगा, सीधी बात, माल्टोस को जो बन गया उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज करेगा, 2 ग्लूकोज के यूनिट्स। लैक्टेस को क्या, लैक्टोज चेंज करेगा, लैक्टेस चेंज करेगा उसको किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। सक्रोज को चेंज करेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, इस तरीके से ये याद रखने की चीज़ें हैं कि अब ये सारे अपने सिंपलर फॉर्म्स में चेंज हो चुके हैं, सॉल्युबल फॉर्म्स में चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे अब है इलियम। इलियम क्या करेगा, इलियम सबसे बड़ा है, मैंने अभी बताया स्मॉल इंटेस्टाइन, बताया शायद स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा कौन है, उसमें सबसे बड़ा इलियम है। विलाई इसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज़ या लिम्फ की कैपिलरीज़ है,
लिम्फ के इसके इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से उधरी से अब कहाँ जाएगा, सारी बॉडी में पहुंच जाएगा ये डाइजेस्टेड फूड, मतलब सेल्स वगैरह, असली में सेल्स तक पहुंचेगा। बॉडी में क्या करना है, सेल्स तक पहुंचेगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे इसको ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सेल्स तक जाना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी मदद से ऑब्टेन करते हैं एनर्जी वगैरह इस फूड की वजह से, है। यहाँ पे देख लीजिए, द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड ब्लड कैपिलरीज, मैंने बताया ब्लड कैपिलरीज, लैक्टील्स मतलब लिम्फ, लैक्टील्स होते हैं इसके इर्द गिर्द, लिम्फ के जो वेसल्स होते हैं वो, ठीक है, लिम्फ वेसल्स, नॉट लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड टू ऑल बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड एंड लिम्फ, बॉडी सेल्स तक पहुंचाना है, बॉडी में इसको क्या करेंगे, हमें तो सेल्स तक पहुंचाना है, सेल से एनर्जी जब हो जाएगी फिर बॉडी में जाएगी। Blood and capillaries and nutrients absorbed lacteals, ठीक है, to all body cells, to blood through lymphatic system, and for small intestine to every cell of the body for energy growth and repair। इस तरीके से ये सब चीज़ें तो हो जाएंगी। माइक्रोविलाई, ये विलाई होता है जो इस तरीके से, इसके ऊपर और खुद भी ऐसे से लगे हुए होते हैं, उनको माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है। अब है एसिमिलेशन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एसिमिलेशन मतलब अब जो ये हमें बन गए ना मोनो सेकेराइड्स, हर एक चीज़ जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था वो पूरी तरीके से अब मोनोसेकेराइड यानी कि ग्लूकोज में चेंज हुआ। जो माल्टोस था वो पूरी तरीके से ग्लूकोज में चेंज हो गया ना अब, तो जो ये ग्लूकोज में चेंज हो गया इसी को हम बोलते हैं अब जो ये मोनोग्लिसराइड है ये बॉडी में क्या करेंगे, मोनोग्लिसराइड्स बॉडी में बॉडी सेल्स में जाएंगे और एनर्जी वगैरह फिर रेस्पिरेशन में आएगी। अमीनो एसिड जो है वो रिपेयर वगैरह में काम आएंगे। फैटी एसिड जो है ये वापस से ट्राइग्लिसराइड्स बन जाते हैं, यस, और फिर ये स्टोर रहते हैं एडिपोज टिश्यू में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल्स में ये स्टोर रहते हैं, यानी कि ह्यूमंस वगैरह में भी। तो मोनोग्लिसराइड इसलिए होते हैं, अमीनो एसिड इसलिए होते हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल वापस ग्लिसराइड्स बन जाते हैं और इस तरीके से हो जाता है। अब ये काम कहाँ पे, ये एसिमिलेशन। अब लार्ज इंटेस्टाइन की भी बात करनी है। लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो हम लेकिन पढ़ते हैं इसके 3 पार्ट्स है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। 1.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। इसको लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड होता है, वरना लंबा तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। इसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, जो भी इसमें से वाटर है वो वापस से एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। सीकम, कोलन, रेक्टम, ये जो होता है जंक्शन। सीकम कहाँ पर होगा, जब अब स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़े लार्ज इंटेस्टाइन में जाना होगा, उसको ही हम उस पार्ट को बोलेंगे सीकम। कोलन मतलब बीच का पार्ट, और वहाँ पे ही ये सब होगा। रेक्टम यानी कि लास्ट पार्ट, और एनस यहाँ जहाँ से अब बाहर जाएगा, और उसको कंट्रोल कौन करता है, स्फिंक्टर मसल्स। अब वहाँ से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है दैट विल बी एलिमिनेटेड, बाहर फेंक दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सीकम, कोलन और ये सॉलिड फीकल मैटर अब रेक्टम में, फिर एनस से इसकी एक्सपल्शन हो जाएगी। and clear this part that this is not ingestion, this is egestion, of course this is egestion, मुझे पता है, इतना आप लोगों को पता होगी आपकी। this is egestion, EGESTION, egestion है यहाँ पे लिखा, ठीक है। this was a mistake, printing error है, AI मिस्टेक है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन हो रहा है। इंजेक्शन तो माउथ से हो रहा है ना भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। नाउ सम क्वेश्चंस कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा। मॉइस्चर करती है, ल्यूब्रिकेट करती है और स्वेलो वगैरह में हेल्प करती है। बाइल जूस की क्या इंपॉर्टेंस है, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर और ये येलोइश होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आप देख लीजिए। एसिमिलेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब्ड फूड जो यूटिलाइज कर बॉडी सेल्स में जाएगा आप, ठीक है। और फैटी एसिड ग्लिसरॉल आर रिकन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, ये सब देखेंगे आप। अब कुछ MCQs हैं। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज फॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किस लिए, साइज बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, नो, ओनली नॉट फॉर ओनली दिस, टू मेंटेन लाइफ, ऑफ कोर्स टू मेंटेन लाइफ, बी वाला इसका करेक्ट है। प्रोड्यूस सीड्स, नो 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 नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी। ओह ये तो मतलब ये तो बिल्कुल ही अजीब सा था, सवाल ही कुछ अजीब सा है। तो प्लेइंग इज़ नॉट अ दिस। एंड इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे मैं आपको अगर क्वेश्चन ये दे देती कि इज़ रिप्रोडक्शन अ लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि म्यूल होता है, एक ऑर्गेनिज्म है म्यूल, जो कि एक स्टेराइल होता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो वो तो लेकिन यहाँ पे हमें वो सर्वाइव कर रहा है, तो reproduction is not a life process. Autotrophic organisms prepare their food using what they use, autotrophic
they use carbon dioxide and water. The food that enters stomach from mouth is called, जो माउथ से जा रहा है, याद रखिए, क्या वो ग्लूकोज गैलेक्टोज, तो जिसने ये लिखा ना उसे तो मैं घर आके मारूंगी। हाँ, तो काइम एंड बोलस में से हमें चूज़ करना है। तो आपको पता है जो फूड स्टमक्स फ्रॉम माउथ से एंटर कर रहा है तो इट्स बोलस। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज़, ये आपका होमवर्क, यानी कि आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बोलेंगे। एंड इसी के साथ हम अपनी क्लास ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफ कोर्स अभी हमें इसमें 3 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं, बट जो पहला वाला लाइफ प्रोसेस यानी कि डाइजेशन न्यूट्रिशन है ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन बाकी के इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो डोंट वरी, बट इसको अच्छे से रिवाइज़ करते जाइए। और अगर आप चाहते हैं हम इस पूरे चैप्टर का, इन पूरे लाइफ प्रोसेस को ख़त्म यहाँ पे करके इस चैप्टर का हम लोग मतलब एक NCERT के बेसिस पे NCERT लाइन बाय लाइन भी अपलोड करें, तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।